अध्याय 1 गुलामी की शुरुआत। भारत की गणना विश्व की प्राचीन संस्कृतियों वाले देश में होती है। अन्य देशों की तरह भारत में भी नदियों के किनारे मानवीय संस्कृति फली और फूली। चूंकि नदियों में पानी होता था, पशुओं के चारों के लिए घास और वनस्पतियां मिल जाती थी और फसलों की सिंचाई की व्यवस्था हो जाती थी। इसलिए विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों का विकास नदी घाटियों में ही हुआ है। भारत में सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता रही। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में यह संस्कृति विकसित हुई। खुदाई से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि यह संस्कृति अत्यंत उन्नत थी। यह एक प्रकार से नगरीय संस्कृति थी। बाद में गंगा नदी के मैदान में वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। इसी युग में वेदों की रचना की गई। यह युग आध्यात्मिक चिंतन दृष्टि से महान युग माना जाता है। इसके बाद से ही हमारे देश में अलग अलग कबीलों और समुदायों के राज्य स्थापित होने लगे। इसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे शासक हुए जिनका साम्राज्य विस्तार बहुत अधिक था। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन ऐसे ही सम्राट थे। इस बीच विदेशों से भी छोटे मोटे आक्रमण होते रहते थे। हमारे यहाँ शक शासक आए, हुण आए और कुषाण आए, लेकिन इन शासकों की एक विशेष बात यह रही कि इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ के राजाओं को पराजित किया, किंतु विजयी होने के बाद भारत में ही बस गए और अपने आप को यहीं की संस्कृति में रचा लिया। इन विदेशी शासकों ने भारत में आकर भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों से कोई विशेष छेड़खानी नहीं की। इसलिए देश की जनता को भी इनसे कोई विशेष शिकायत नहीं रही। विदेशी थे, देशी हो गए। 10वीं शताब्दी के बाद से हमारे देश पर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के क्षेत्रों से आक्रमण होने लगे। इनमें खासकर अफगानिस्तान, तुर्की के आक्रमणकारी शामिल थे। ऐसे शासकों में कुछ तो धन की लूटपाट के लिए आक्रमण करते थे। वे भारत में आते और युद्ध के बाद लूटपाट मचाकर धन को पशुओं पर लादकर अपने देश चले जाते थे। लेकिन बाद में कुछ ऐसे शासक हुए जिन्होंने विजयी होने के बाद भारत को ही अपना घर बना लिया। इन शासकों के साथ ही भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे भारतीय इतिहास का मध्यकाल कहा जाता है। यह काल इल्तुतमिश से शुरू होकर मुख्य रूप से औरंगजेब तक चलता रहा। इस काल की मुख्य विशेषता यह रही कि दो भिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। ये थे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। इस संपर्क का प्रभाव दोनों धर्मों पर पड़ा। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ ग्रहण किया और इस प्रकार हमारे देश में एक नई मिली जुली संस्कृति विकसित हुई। इस मिली जुली संस्कृति का प्रभाव भारत के चिंतन, धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं तथा कला एवं साहित्य पर पर्याप्त रूप से पड़ा। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ ग्रहण किया और इस प्रकार हमारे देश में एक नई मिली जुली संस्कृति विकसित हुई। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों के समन्वय से भारतीय संस्कृति और कला समृद्ध हुई। इसका क्षितिज व्यापक हुआ। इस काल के शासकों के बारे में भी एक महत्वपूर्ण बात यह कही जा सकती है कि इन्होंने भी पूर्ववर्ती विदेशी शासकों की तरह भारत को ही अपना निवास बनाया। चूंकि इन्होंने भारत की मूल व्यवस्था से कोई विशेष छेड़खानी नहीं की, इसलिए आम लोगों में इनके प्रति भी कोई विशेष विद्रोह नहीं रहा। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था। ठीक इसके बाद से ही शुरू होता है सही मायनों में भारत की दास्तां का युग। सन 1600 ईस्वी के अंत में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्रवेश के साथ ही भारत की गुलामी की कहानी शुरू हो गई। यह कंपनी व्यापारियों की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करके अधिक से अधिक धन कमाना था। इंग्लैंड के साथ पुर्तगाल, फ्रांस और हॉलैंड के व्यापारी भी भारत आए थे और उन्होंने भी भारत के कुछ बड़े शहरों में अपनी बस्तियां बसाई थी। शुरू में उनका उद्देश्य व्यापार करने के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना भी था। चूंकि इसे कुछ भारतीयों ने अपने धर्म में हस्तक्षेप माना, इसलिए इन यूरोपियों के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। पुर्तगाली व्यापारी तो इसी कारण बहुत जल्दी भारत में अलोकप्रिय हो गए। हाँ, फ्रांस की शक्ति बढ़ती चली गई। हॉलैंड कुछ विशेष नहीं फल फूल सका। भारत में यूरोप की मुख्य रूप से 4 शक्तियां थीं। ये चारों देश जहां एक और भारत के मुख्य स्थानीय शासकों से लड़ते रहे, वहीं दूसरी ओर ये आपस में भी लड़ते रहे। इन चारों देशों की आपस की लड़ाई का मुख्य उद्देश्य भारत में उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार करना था जहां से यह अधिक से अधिक व्यापारिक लाभ उठा सके।
इस समय इंग्लैंड की सामुदायिक शक्ति काफी अधिक थी। चूंकि यूरोपीय देशों से भारत तक केवल समुद्र के रास्ते ही आया जाया जा सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसी देश को विजयी होना था जिसकी सामुद्रिक शक्ति सबसे अधिक हो। नतीजा यह हुआ कि करीब 100 वर्षों के अंदर इंग्लैंड ने यूरोप की 3 विशेष शक्तियों को एक तरह से पराजित कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं। यूरोपीय शक्तियों को पराजित करने के बाद ब्रिटेन ने अपना ध्यान भारत के शासकों एवं अपना प्रभुत्व स्थापित करने पर लगाया। अब ब्रिटेन भारत में केवल एक व्यापारी के रूप में था। इसी बीच उसने भारतीय शासकों से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त कर लिए, जैसे कि सन 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह से एक फरमान प्राप्त किया। उस फरमान के द्वारा उसे यह विशेष अधिकार मिल गया था कि कंपनी बिना टैक्स दिए बंगाल में कहीं भी अपने माल का आयात व निर्यात कर सकती है। यहां तक कि उसे अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पास जारी करने का भी अधिकार था। चूंकि भारतीय व्यापारियों को टैक्स देना पड़ता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से अंग्रेज व्यापारी लाभ की स्थिति में रहे। इसी कारण उनका व्यापार फला फूला। जब कंपनी को इस तरह के लाभ प्राप्त होने लगे तब उसकी व्यापारिक महत्वाकांक्षाएं और बढ़ने लगी। उसे ऐसा लगा यदि उसके हाथ में राजनीतिक प्रभुसत्ता आ जाए तब वह अपने व्यापार को और भी अधिक लाभकारी बना सकेगी, और उसकी इसी महत्वाकांक्षा का परिणाम हुआ सन 1757 में लड़ी गई प्लासी की लड़ाई। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया और इसी के साथ भारत पर ब्रिटेन का राजनीतिक शासन प्रारंभ हो गया। इस लड़ाई के कारण ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। इससे उन्हें कलकत्ता के पास 24 परगना की जिम्मेदारी भी मिल गई। इस लड़ाई से ब्रिटेन की प्रतिष्ठा बढ़ गई। बंगाल से कर के रूप में उसे काफी धन मिलने लगा और इस प्रकार पूरे देश पर ब्रिटेन की प्रभुसत्ता के दरवाजे खुल गए। इसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास की दूसरी महत्वपूर्ण लड़ाई 7 वर्ष बाद 1764 में बक्सर में लड़ी गई। इस लड़ाई ने एक प्रकार से ब्रिटिश शक्ति को भारत में पूरी तरह स्थापित कर दिया, क्योंकि इसके द्वारा अंग्रेजों ने एक साथ भारत के सभी प्रमुख शासकों को पराजित किया। ये शासक थे बंगाल का मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का मालिक बना दिया था। साथ ही अवध पूरी तरह उनकी कृपा पर निर्भर हो गया। पलासी की लड़ाई से कंपनी को केवल बंगाल से ही राजस्व वसूल करने का अधिकार मिला था, किंतु अब बक्सर की लड़ाई ने उसे बिहार, उड़ीसा से भी राजस्व वसूल करने का अधिकार दे दिया। इस प्रकार व्यापार करने आई ईस्ट इंडिया कंपनी 150 से थोड़े से ही अधिक वर्षों में भारत की प्रभु शक्ति बन बैठी। सोने की चिड़िया के पर नोच लिए गए। सन 1757 में शुरू हुई इस गुलामी के विरुद्ध पहली सामूहिक आवाज सन 1857 में दिल्ली के पास मेरठ से उठी। इसे भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस बीच के 100 वर्षों में अंग्रेज सरकार के केवल 2 मुख्य स्वार्थ थे। पहला कि यह किसी प्रकार से अधिक धन कमाकर ब्रिटेन को भेजा जाए, और दूसरा यह कि भारत के ऊपर ब्रिटेन के शासन को कैसे अधिक से अधिक मजबूत किया जाए। ब्रिटेन ने इस बीच इस देश में जो भी कुछ किया वह केवल इन्हीं दोनों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए था। इस दृष्टि से ब्रिटेन पूर्ववर्ती विदेशियों से पूरी तरह अलग रहा। जैसे कि पहले बताया गया, इससे पूर्व कई विदेशी भारत में आकर यहीं बस गए। उन्होंने भी जो भी कुछ कमाया उसे इसी देश में लगाया, वह संपत्ति बाहर नहीं गई। उन्होंने मूल व्यवस्था में कोई छेड़खानी नहीं की, पर ब्रिटेन इन सबके बिल्कुल विपरीत था। वह जो भी कुछ कमाता उसे ब्रिटेन भेजा जाता। कमाने का भी तरीका उसने विशेष अपनाया। उसने अपनी नीतियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक स्वरूप को नष्ट कर दिया। अपने हितों के लिए उसने छोटे छोटे जमींदार बना दिए और उससे प्रतिवर्ष एक निश्चित राजस्व की वसूली करने लगा। इससे किसानों में त्राही त्राही मच गई। भारत के किसानों से इकट्ठा किया गया वह धन इंग्लैंड भेज दिया जाता था। कहा तो यह जरूर जाता है कि इसी समस्या
कहा तो यह जरूर जाता है कि इसी समय ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई वह बहुत कुछ भारत से भेजे गए धन के कारण हुई। इस प्रकार ब्रिटेन के प्रतिनिधित्व में देश का जबरदस्त आर्थिक शोषण होने लगा। ब्रिटेन ने भारतीय हस्तकला उद्योग को भी नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस समय भारतीय वस्त्र विश्व में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। यूरोपीय देशों को भारत से कपड़ा निर्यात किया जाता था, लेकिन प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने ऐसी नीतियां बनाई कि भारतीय हस्तकला उद्योग लंगड़ा हो गया। अंग्रेजों ने बुनकरों को इस बात के लिए मजबूर किया कि वे अपने माल सस्ती दरों पर अंग्रेजों को बेचें, भले इससे उन्हें घाटा ही क्यों ना होता। कंपनी ने कपास की बिक्री पर भी एकाधिकार कर लिया। इसके साथ ही इंग्लैंड जाने वाले भारतीय कपड़ों पर उच्च कर लगा दिए गए। नतीजा यह हुआ कि ब्रिटेन में भारतीय वस्त्र महंगे हो गए। दूसरी ओर ब्रिटेन में मशीन से बने हुए वस्त्रों का मूल्य काफी सस्ता हो गया था। इसी प्रकार यह सूती कपड़ा एक प्रकार से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का मुख्य आधार बना। अंग्रेजों ने शासन के दुष्परिणाम कुछ वर्षों बाद दिखाई पड़ने लगे और इस परिणाम स्वरूप जगह जगह उनके विरुद्ध आक्रोश व्यक्त होने लग गया।